हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं रीट की तैयारी करने वालों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर। इससे पहले हमने एक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। आप उन शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका सेकेंड पेपर लेकर आए हैं। अगर आपने लेवल 2 में सोशल साइंस को चुना है तो आपके लिए मॉडल पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एकमात्र स्थल जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। सुरकोटरा, वड़ावली, लोथल या कालीबंगा। चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता की साइट्स हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े के 80 पंजर मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि घोड़ा भी एक प्रमुख जीव इस समय हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम ऋग्वेदकालीन देवता है। इसको हमें बताना है कि ऋग्वेद में से ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सोम की स्तुति की गई है। और इसके अलावा एक बात इम्पॉर्टेंट यह भी है कि सोम देवता वनस्पति के देवता हैं। अब आपको बताना है ये 7वां मंडल है, 8वां, 9वां या 10वां। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो वैदिक काल के बाद में जो संस्कृति आई, जिसके हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, इसमें कौन से मृदभांड बनाए जाते थे और उस समय के हमें मृदभांड मिले हैं वो कौन से हैं? ये OCP है, PGW है, दोनों है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। मृदभांड हमें किसी सभ्यता या किसी प्राचीन अवशेष जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि उस समय किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे, कौन सी संस्कृति में किस प्रकार के सामान का प्रयोग होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवियर यानी कि PGW इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो धर्म और रीत इन दोनों के बारे में जो बताए गए हैं, दोनों पॉइंट दोनों ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? अल बरूनी की किताब का नाम क्या है, ये हमें यहाँ बताना है। इसके ऑप्शंस है किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला या सभी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए अल बरूनी की एक महत्वपूर्ण रचना है और अल बरूनी ने भारतीय पुराणों का भी अध्ययन किया था, ऐसा भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, शंकराचार्य, ऑप्शन बी, रामानुज, ऑप्शन सी, रामानंद या ऑप्शन डी, कबीर। इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति लेकर आए थे। तो आंदोलन के रूप में यह भक्ति आंदोलन हुआ था। रामानंद के गुरु बताए जाते हैं राघवाचार्य, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 दी गई है और सूची 2, इन दोनों को हमें मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और सूची 2 में तत्कालीन शासक कौन से थे, ये हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसका मिलान करने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक होगा, नहीं आता तो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि हमें कई टाइप के क्वेश्चन पता चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दुकारते बरबोसा कृष्णदेव राय के समय आया था।
पाइक्स या पीज कृष्ण देव राय के समय आया था, फरनाओ नीनूज अच्युत देव राय के समय, और फेडरिक सदाशिव राय के समय में आया था। तो यहाँ पे विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री इन तत्कालीन शासकों के काल में भ्रमण करने आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिया था और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की, क्योंकि उसने एक युद्ध हुआ था जिसमें वो जीत गया था और उसके बाद उसने अपने जो भारत का खजाना था उसे खोल दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में हुआ था। इसमें बाबर जीता था और उसने यहाँ के खजाने को अपना समझ लिया और सब लोगों में बांट दिया। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्रा सातवाहन का वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिमुक। कण्व वंश के आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक संस्थापक बनाता सातवाहनों का और आंध्रा में इनकी राजधानी थी और राजधानी का नाम था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? इसके ऑप्शन है तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोखले या गोविंद रनाडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बताया था कि यहाँ से यानी कि अपने भारत से विदेशों में किस प्रकार से आर्थिक रूप से यहाँ की स्थिति कमज़ोर हुई और यहाँ से धन की निकासी हुई। तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध के बाद या मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद। इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ऑप्शन डी को 1857 की क्रांति भी कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना यहाँ कब शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिपाहियों के गदर के बाद। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके बाद भारत की सत्ता का जो बागडोर है ये महारानी के पास यानी कि इंग्लैंड में चली गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निरंतर महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम में महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है सुधार और वो किस वर्ष में आए थे ये हमें बताना है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, मॉन्टफोर्ट सुधार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और गृह शासन आंदोलन। तो सबसे पहले बात कर लें मार्ले मिंटो सुधार, ये आया था 1909 में। उसके बाद मॉन्टफोर्ट सुधार आया था 1919 में। इसमें हम जो कूट है उसमें देख रहे हैं, सबसे पहले वाले का आंसर सेकंड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि बी और किसी में भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मॉन्टफोर्ट सुधार हुआ था 1919 में, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था 1905 में और गृह शासन आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। तो यहाँ हमारा ये आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, नए राज्यों का निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या इनमें से किसी के पास भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संसद है, क्योंकि वर्तमान राज्य की सीमा बदलने की शक्ति है संसद के पास। ये संविधान के भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1948 में JVP समिति जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, जे से वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया दे, इनका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं देश में धर्म
निरपेक्ष राज्य की स्थापना पर विचार करने के लिए, राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए, ऑप्शन सी देशी रियासतों के भारत में विलय के फलस्वरूप उनके शासक को दिए जाने वाले मुआवजे राशि निश्चित करने के लिए, या निम्न में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए JPV समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानून के रूप में हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, ये पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के तीसरे नहीं भाग दूसरे में हुआ है। इसके बाद के ऑप्शंस बिल्कुल राइट है तीनों, फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं। भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण या किसी भूभाग राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। ये बिल्कुल ठीक है। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, चाहे कोई पंजाब में रहता हो, हरियाणा, दिल्ली या कहीं भी, नागरिकता एक देश की ही है, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी निवास करे। इसके बाद संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका बनाम बम्बई नगर निगम BMC पर 1985 में एक मूलभूत फैसला लिया था। तो यहाँ 109 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का जो हम पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, नागरिकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद मार्शल में सामाजिक वर्ग को असमानता व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया गया है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। हमने आज 20 क्वेश्चन इस 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आपके कितने मार्क्स बने 20 आउट ऑफ, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। धन्यवाद।